यथार्थ सरला ने भगवान दास को शादी के लिए क्यों मना किया था? सरला आंटी के सहयोग से ही उसे एक फ्लैट में बतौर पेइंग गेस्ट स्थान मिला था। इस पार्टी में आने के लिए सरला आंटी ने ही जोर दिया था। वो पार्टी की गहमागहमी से अलग-थलग शीतल पेय का गिलास लिए किनारे की कुर्सी पर बैठी थी। अचानक अपने सामने कुर्सी खींचकर बैठे शख्स को उसने ध्यान से देखा। मुझे पहचाना? मैं भगवान दास, उस शख्स ने पूछा। हाँ, उसने कहा। उस शख्स को तो वह भूल ही नहीं सकती थी। 10 वर्ष पूर्व वह उसे देखने आया था और इस प्रकार संकोच में बैठा था मानो कोई दुल्हन हो। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तेजतर्रार मोहना के सामने उसके बोलने की क्षमता जैसे समाप्त हो गई थी। नाम पूछने पर जब उसने अपना नाम भगवान दास बताया तब वो खूब हंसी थी और आहत व अपमानित भगवान दास चुपचाप बैठा रहा था। बाद में मोहना ने घर वालों से कह दिया था कि उसे ऐसे दब्बू भोंदू भगवान के दासों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो पहले प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती है, किंतु आज 10 वर्ष बाद भगवान दास पूरा सामर्थ्यवान पुरुष लग रहा था। उसकी भेदती दृष्टि का वह सामना नहीं कर पा रही थी। बातचीत से पता चला कि वो बैंक मैनेजर हो गया था। उसके द्वारा बताने पर कि वो सिंचाई विभाग में बतौर स्टेनो काम कर रही है, वो व्यंग्य से मुस्कुराया। आप तो प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहती थी, चाहने से ही तो सब संभव नहीं हो जाता, उसने बेजारी से कहा और जाने के लिए उठ खड़ी हुई। वहाँ रुकना उसे अब भारी लग रहा था। सरला आंटी से इजाजत लेकर जब वह अपने कमरे में लौटी तो दरवाजे का ताला खोलते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। सर्वप्रथम आईने में उसने स्वयं का अवलोकन किया। 30 वर्ष की उम्र में भी वो सुंदर और कमनीय लग रही थी। इससे उसे कुछ संतोष का अनुभव हुआ। बिस्तर पर लेटते ही उसका दिमाग अतीत में भटकने लगा। वो माँ बाप की इकलौती पुत्री व दोनों भाइयों की लाडली छोटी बहन थी। पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहने के कारण उसके ख्वाब बहुत ऊंचे थे। वो उच्चाधिकारी बनकर घर परिवार की सहायता करना चाहती थी और उसके लिए प्रयत्न भी कर रही थी, किंतु विश्वविद्यालय के रंगीन वातावरण और सहशिक्षा के आकर्षण ने उसे मनचली बना दिया था। साथ ही छात्रों द्वारा दिए गए कमेंटों से उसे रोमांच का अनुभव होता था। अतः मानसिक भटकन का दौर आरंभ हो गया। मोहना अपनी उन सहेलियों को हिकारत भरी नजर से देखती जो शादी करके बच्चे पाल रही थीं। विवाहोपरांत रोटी बनाकर घर में जीवन व्यतीत करने वाली स्त्रियां उसे गुलामी की प्रतीक लगती। उसके संपर्क में आने वाले लोग जब उससे पूछते कि वो शादी कब तक करेगी तब वो कहती कि पढ़ाई पूरी करके नौकरी में जमने के बाद ही वह इस बारे में सोचेगी। उस दौरान आए सभी रिश्ते उसने बेदर्दी से ठुकरा दिए थे, अतः घर वालों ने उसे उसकी मर्जी पर छोड़ दिया था। उसने प्रशासनिक सेवा की प्रतियोगिता परीक्षा में 2 बार प्रयास किया किंतु असफल रही। हार कर वह बैंक की नौकरी के लिए कोशिश करने लगी, किंतु वहां भी सफलता हाथ न लगी। उसकी लगभग सभी सहेलियों ने विवाह करके घर बसा लिए, किंतु उसे किसी मामूली पुरुष से विवाह करना कबूल न था। मोहना को ऐसे लोगों और ऐसी व्यवस्था से भी घृणा थी जो एक लड़की की सारी खूबियों व योग्यता को शादी के मापदंड पर तोलते थे। वह शादी की अहमियत समझती थी, लेकिन मन के मुताबिक आदमी भी तो मिलना जरूरी था। उसे मनमाफिक नौकरी भी नहीं मिली। नौकरी के नाम पर बस स्टेनो का जॉब मिला। उसने शुरू में सोचा कि अच्छी नौकरी मिलने पर इसे छोड़ देगी, किंतु बाद में यही नौकरी उसकी नियति बन गई। कई वर्ष बाद इस शहर में स्थानांतरण होने तक सब कुछ शांत व घटना विहीन चल रहा था, किंतु भगवान दास से हुई भेंट ने मानो शांत जल में कंकड़ फेंक दिया था। उसे याद आया कि उसने क्या कुछ सोचा था, किंतु उसे क्या मिला। शायद ये था सपने और यथार्थ में अंतर। इत्तेफाकन इस बीच मोहना की भगवान दास से कई बार भेंट हुई। उसने उसे स्कूटर पर लिफ्ट भी दी, साथ साथ कॉफी भी पी। इसके अलावा भगवान दास अक्सर उसके छोटे से कमरे में भी पहुंच जाता। मोहना को भगवान दास का इत्तेफाकन या जानबूझकर इस प्रकार मिलना, उसमें रुचि जाहिर करना अच्छा लगता। कभी भी वह उसके शरीर या चेहरे पर प्रशासनिक दृष्टि डालता, कभी उसके कपड़ों को आकर्षक बताता। मोहना एक अनजाने आकर्षण की गिरफ्त में आ गई थी। वर्षों पहले उसके ऊंचे उड़ते ख्वाबों ने जिस व्यक्ति को नाकाबिल सिद्ध कर दिया था, आज हृदय उसे अपनाने को
उत्सुक हो उठा था। वो बेसब्री से उसके उस विशेष प्रस्ताव की प्रतीक्षा कर रही थी जो उन्हें एक अटूट बंधन में बांध देता। एक रात मम्मी ने मोहना को फोन करके कहा, मोहना, तेरे रंजन चाचा की लड़की छम्मू आजकल लखनऊ में ही रह रही है। उसका जेठ ललित अभी 2 सप्ताह पूर्व स्थानांतरण के बाद वहाँ पहुँचा है। वो अपर पुलिस अधीक्षक है। शादी के 3 महीने के अंदर ही किसी कारणवश उसका तलाक हो गया था। उस घटना के 10 वर्ष बाद अब वो पुनः विवाह का इच्छुक है। छम्मू ने ही सब कुछ बताया। तू कल ही जाकर छम्मू से मिल ले। मम्मी, तुम्हें वहाँ बैठकर भी चैन नहीं है क्या? मोहना उखड़ कर बोली। देख मोहना, तू कोई बच्ची नहीं है। सब कुछ समय से अच्छा लगता है। शादी ब्याह की भी एक उम्र होती है। क्यों, क्या हो गया है? मुझे बूढ़ी हो गई हूँ। इस उम्र तक शादी नहीं हुई तो क्या किसी से भी शादी कर लूँ? वो फोन पर ही चीखने लगी। मोहना, माँ बाप बच्चों को राह दिखाने के लिए सदैव जीवित नहीं रहते। तुम छम्मू का पता लिखो। कहने के बाद मम्मी ने उस छम्मू का पता बताया। मम्मी के ठंडे, नाराजगी भरे स्वर ने मोहना को सहत कर दिया। उसने चुपचाप पता लिख लिया। छम्मू उसकी चचेरी बहन थी। बचपन से ही वे एक दूसरे की प्रतियोगी थी। उनमें जरा भी नहीं पकती थी। छम्मू अनिंद्या सुंदरी थी। उसका विवाह एक करोड़पति परिवार में हुआ था। वो मोहना और उसकी महत्वाकांक्षाओं का अक्सर मजाक उड़ाती थी। मोहना उससे दूर ही रहती थी। उससे मिलकर उसमें हीन भावना जागृत हो जाती थी। आज उसी छम्मू की मार्फत उसके लिए दुहाजू व्यक्ति का रिश्ता आया था। अपनी विवशता पर उसे रोना आया, किंतु उसे छम्मू के घर जाना ही था, अन्यथा मम्मी बेहद नाराज हो जाती। अगले दिन मोहना ने कार्यालय से छुट्टी ले ली और छम्मू के घर जाने के लिए तैयार हो गई। वह तैयार होकर खुद को आईने में निहार ही रही थी कि तभी मकान मालकिन का नौकर उसे ताजे फूलों का एक गुलदस्ता और एक चिट दे गया। चिट में लिखा था, मिस मोहना, कल किसी विशेष मसले पर बात के लिए आपसे मिलूंगा। कार्यालय के बाहर मेरा इंतजार करिएगा, भगवान दास। मोहना के अधरों पर मुस्कुराहट आ गई। उसे लगा कि यह विशेष मसला अवश्य ही विवाह का प्रस्ताव होगा। वह छम्मू से मिलने उत्साह से चल पड़ी। छम्मू का घर ढूंढने में उसे विशेष परेशानी नहीं हुई। आलीशान घर और पोर्टिको में खड़ी लंबी विदेशी गाड़ी देखकर उसे कोफ्त हुई कि वह तो बसों में धक्के खाती है और छम्मू मौज उड़ाती है। ठंडी सांस लेकर उसने घंटी दबा दी। दरवाजा वर्दीधारी नौकर ने खोला। वो आदर से उसे बैठाकर अंदर चला गया। कुछ देर में छम्मू वहाँ आई। उसे देखकर मोहना आसमान से जमीन पर गिरी। दुबली पतली छम्मू की तुलना वह सामने खड़ी भीमकाय महिला से बिल्कुल नहीं कर पा रही थी। उसकी कमर, गले, हाथों, बाहों पर अतिरिक्त मांस की थैलियां लटक रही थीं। मोटापे के कारण दोनों बाहें शरीर से अलग फैले अंदाज में झूल रही थीं। मुझे पता था कि तुम खुद ही मुझसे मिलने आओगी, वो व्यंग्य से हंस रही थी। उसका शरीर हंसी के साथ हिलने लगा। उसका व्यंग्यात्मक लहजा मोहना को अपमानजनक लगा। यह मुटल्ली सोच रही होगी कि मैं उसके जेठ से विवाह के चक्कर में भागी चली आ रही हूँ, मोहना ने सोचा, लेकिन नपेतुले लहजे में बोली, मम्मी ने तुमसे मिलने को कहा था इसलिए चली आई। खैर, तुम सुनाओ, आजकल क्या खा पी रही हो? तुम्हारा तो काला कल्प हो गया है। पल भर के लिए छम्मू का चेहरा उतर गया, लेकिन संभलते हुए उसने घमंड भरे लहजे में कहा, सेठ मनसुख नारायण की इकलौती बहू भला क्या खाएगी पिएगी, यह कोई पूछने की बात है? तुम्हारी तरह मुझे रोटी की चिंता तो है नहीं, इसलिए थोड़ा मांस चढ़ गया है शरीर पर। खैर, तुम सुनाओ, किसके इंतजार में अभी तक कुंवारी बैठी हो? मोहना तिलमिला गई, लेकिन संतुलित लहजे में बोली, किसी की प्रतीक्षा में कुंवारी नहीं बैठी हूँ। परिस्थितियां ही कुछ ऐसी बन गईं कि शादी की नौबत नहीं आई। मोहना के रुख से छम्मू भी नर्म पड़ गई। उसने कहा, मोहना, ये तेरे लिए खुशी की बात है कि ललित भाई साहब से तेरे रिश्ते की बात चली है। यदि वो तुझे पसंद कर लेते हैं तो तू झट से विवाह की तैयारी शुरू दे। छम्मू की बात को मोहना खिन्न भाव से सुनती रही। उसे छम्मू के DYSP जेठ में तनिक भी रुचि न थी। तभी नौकर चाय के लिए बुलाने आया।
छन्नू ने घुटनों पर बल देकर एक छोटे से उफ के साथ अपनी विशाल काया को उठाया। हिरनी सी दौड़ने वाली सुंदर दुबली पतली छम्मू याद आई मोहना को। दीदी की शादी में मंगल गीतों में ठुमकती छम्मू को देखकर ही तो स्वरूप मोहित हो गया था। फिर उनकी शादी भी हो गई थी। सुंदर छम्मू का रूप, गर्व और व्यंग्यात्मक बातें मोहना को कभी अच्छी नहीं लगती थी। छम्मू की खूबसूरती का वर्तमान हाल विश्वास के काबिल न था। इस वक्त छम्मू मोहना की सुगठित देहयष्टि व आत्मविश्वास से भरी मुखाकृति को दबी छिपी दृष्टि से देख रही थी। चाय क्या अच्छी खासी दावत का इंतजाम था। मोहना को खाने के लिए कहकर छम्मू विभिन्न तश्तरियों में सजी मिठाइयों पर टूट पड़ी। पिज्जा, कचौड़ियाँ, कटलेट जैसे व्यंजनों से मेज रटी पड़ी थी। छम्मू की खुराक ने उसकी वर्तमान सेहत का राज खोल दिया। तभी भारी बूटों की आवाज से घर गूंज उठा। मोहना चौंक कर बूटों की आवाज की दिशा में देखने लगी। एक 6 फुट ऊंचा व्यक्ति बेझिझक अंदर आ गया। छम्मू अकेले अकेले चाय पी जा रही है। आई मोहना आई है। इसके बारे में मैंने आपसे बताया था ना। छम्मू ने खड़ी होकर आंचल सिर पर डालने का उपक्रम किया। ओह अच्छा कहकर वो मोहना के बिल्कुल बगल की सीट पर बैठ गया। एक भरपूर नजर उस पर डालकर वो खाने में जुट गया। अपर पुलिस अधीक्षक की वर्दी उसके मजबूत शरीर पर जंच रही थी। सिर पर घने बाल थे। कनपटी के सफेद बालों को छिपाने का यत्न नहीं किया गया था। मोटी मूंछें और जुड़ी भवें उसकी सख्त प्रवृत्ति को सिद्ध कर रही थीं। आप यहाँ अकेली रहती हैं? अचानक ललित ने पूछा। जी, मोहना ने संक्षिप्त उत्तर दिया। तब तो आपकी शामें हम लोगों के साथ बीतनी चाहिए, उसने अर्थपूर्ण स्वर में कहा। मोहना ने उत्तर नहीं दिया। उसकी चुप्पी पर ललित ने लापरवाही से कंधे उचकाए और चाय सिप करने लगा। नाश्ते के बाद वह वहाँ से चला गया। उसने अपने रुतबे की हेकड़ी थी। मोहना शाम तक वहाँ ठहरी। अंधेरा होने से पहले वह उठ खड़ी हुई। छम्मू उसे छोड़ने बाहर आई। लान में ललित चेक की शर्ट और जीन्स पहने अपने माताहतों से घिरा बैठा कुछ फाइलें देख रहा था। उसके होठों पर सुलगती सिगरेट थी। मोहना को देखकर उसने सिगरेट फेंक दी और उसके पास गया। मोहना जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, ललित ने कहा। मुझे भी, मोहना ने औपचारिकता निभाई। मैं आपसे मिलकर कुछ महत्वपूर्ण फैसले करना चाहता हूँ। क्या कल हम पुनः मिल सकते हैं? उसने आग्रह किया। मोहना हिचकिचा गई। वो ललित से पुनः मिलना या बात करना चाहती ही नहीं थी। उसे भगवान दास से मिलकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय करना था, मगर इस तरह किसी के अनुरोध को नकारना असभ्यता होती, इसलिए भरसक नम्र होकर उसने कहा, कल शाम को यदि मौका मिला तो मैं फोन कर दूंगी। ओके, ललित ने कहा। उसका चेहरा उतर गया। वो उठे पैर अपने सहयोगियों के पास लौट गया। हाथ आए अच्छे अवसर को गंवाना सरासर मूर्खता है। मोहना, भाई साहब ने तो तुझे पसंद भी कर लिया था, छम्मू ने उद्विग्न स्वर में कहा। महत्वपूर्ण फैसले सोच समझ कर लिए जाते हैं, मोहना ने मुस्कुरा कर कहा। तुझे क्या लगता है कि अब भी सोचने समझने का वक्त बाकी है? मुझे तो लगता है कि तेरे भाग्य में अविवाहित रहना ही लिखा है। ताईजी के कहने पर मैं बेमतलब में इस झमेले में फंसी, छम्मू ने नाराज स्वर में कहा। तुम्हारी शुभेच्छा के लिए धन्यवाद, मैं फोन करूंगी। कभी मेरे कमरे में भी आना, मोहना ने कहा, पर छम्मू चुप रही। मोहना तेजी से बाहर निकल गई। घर पहुंचने पर उसे बाहर ही मकान मालकिन मिल गई। आज तो बहुत अच्छी लग रही हो। ऑफिस नहीं गई थी क्या? कहाँ से आ रही हो? कजिन से मिलकर आ रही हूँ। मोहना उनके प्रश्नों की बौछार से घबरा गई। ये बताइए, कोई मुझसे मिलने आया था क्या? हाँ, भगवान दास आया था। अच्छा, वो तो कल मिलने आने वाला था, आज ही चला आया। मोहना, भगवान दास को तुम कैसे जानती हो? कई वर्ष पहले उससे मिली थी, अब यही भेंट हुई है। इन वर्षों में तुम लोग एक दूसरे से नहीं मिले? नहीं, लगभग 10 वर्ष बाद हम मिल रहे हैं। मोहना, भगवान दास अक्सर तुमसे मिलता है। मुझे लगता है तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। आप ठीक समझ रही हैं आंटी, इसलिए कोई निर्णय लेने के लिए वह आने वाला है। क्या ये तुम अच्छा कर रही हो?
मेरा मतलब भगवान दास के बीवी बच्चों से है। क्या उनके साथ अन्याय नहीं हो रहा है? क्या वह विवाहित है? मकान मालकिन की बात सुनकर मोहना को जोरदार झटका लगा। मुझे आश्चर्य है, तुम इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के बिना उससे मिलती रही हो। मकान मालकिन के स्वर में कड़कड़ाहट थी। दरअसल मोहना को भगवान एक सुखद सपने सा लगा था। वह जानबूझकर उन अप्रिय सवालों से अनभिज्ञ रहना चाहती थी जो उसके सपने को तोड़ देते। फिर भगवान दास ने स्वयं भी तो कुछ नहीं बताया। उसे लगा होगा कि वह जीवन के उस पड़ाव पर है जहां मात्र एक पुरुष साथी ही संतोष के लिए पर्याप्त होता है। वो उससे फ्लर्ट कर रहा था। घर में पत्नी बच्चे थे और वो उसे मनोरंजन के साधन के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। मकान मालकिन गौर से मोहना की उड़ गई रंगत और लाल आंखों को देख रही थी। उनके चेहरे पर सहानुभूति थी। मोहना चुपचाप कमरे में आ गई। वो बहुत देर तक सोती रही। उसे कई बार वक्त के थपेड़ों से मार्मिक आघात लगा था, जिसने उसके स्वाभिमान को क्षत विक्षत कर दिया था, परंतु आज की घटना से तो उसका विश्वास ही डूब गया। उसका विवेक चेतना शून्य हो गया था। वह धोखेबाज महत्वपूर्ण निर्णय के लिए आएगा। शायद बिना शादी किए साथ रहने के लिए कहे, क्या वह बर्दाश्त कर पाएगी? अचानक कुछ सोचकर मोहना झटके से उठी। उसने आंसू भरे चेहरे को इस तरह पोंछा जैसे जीवन से अवसाद को पोंछ रही हो। कमरे से निकलकर वो मकान मालकिन की बैठक में पहुंची। वहां कोई नहीं था। उसने फोन पर नंबर घुमाया। उधर से जिस भारी भरकम स्वर में हेलो कहा, वह उसी की अपेक्षा कर रही थी कि वही रिसीवर उठाए। वो ललित ही था। मोहना ने कहा, ललित साहब, आप महत्वपूर्ण फैसले के लिए मुझसे मिलना चाह रहे थे। मैं कल शाम आपकी प्रतीक्षा करूंगी। तो मोहतरमा को मौका मिल गया। बंदा कल हाजिर हो जाएगा। ललित की जीवन से भरपूर आवाज ने मोहना के कानों में नवजीवन की घंटियां बजा दी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।